नमस्कार मित्रों, आरवीआईएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे चर्चित सल्तनत कालीन राजा पर चर्चा करेंगे जिसकी मृत्यु पर बदायूंनी ने कहा था, तो इस प्रकार राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। उस शासक का नाम है एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। था तो बहुत विद्वान, तर्कशास्त्र का विद्वान था, दर्शन शास्त्र का विद्वान था, मतलब पढ़ा लिखा था, बहुत नॉलेज था उसको। खगोल शास्त्र, गणित का विद्वान, तर्कशास्त्र का विद्वान, मतलब सल्तनत कालीन जितने भी शासक हुए सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति ये राजा मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन अकल से पैदल था। अपनी बहुत सी इसने योजनाएं लागू की, लेकिन प्रशासनिक क्षमता इसके पास नहीं थी। कैसे उस योजना को इंप्लीमेंट किया जाए, कैसे लागू किया जाए, यह उसके पास प्रशासनिक समझ नहीं थी। इसी कारण वो योजनाएं जो भी यह लागू करता था असफल हो जाती थी। मोहम्मद बिन तुगलक अरबी फारसी का बहुत बड़ा विद्वान भी था। अरबी भाषा जानता था, फारसी भाषा जानता था, मतलब था तो विद्वान। विद्वान होने से काम नहीं चलता है। अकबर अंगूठा छाप था, लेकिन वह प्रशासनिक व्यवस्था, अपनी धार्मिक व्यवस्था, हर किसी के लिए मशहूर था। वह हिंदू महिलाओं से भी विवाह करता है, लेकिन अकबर की बात कर रहे हैं। लेकिन उन महिलाओं को अपना धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित नहीं करता कि इस्लाम धर्म स्वीकार करो। वो कहता कि तुम हिंदू हो, हिंदू भगवान की पूजा करो, भगवान की तुम पूजा कर सकती हो, तुम्हें स्वतंत्रता है। अकबर दीन ए इलाही धर्म का निर्माण करता है, लेकिन मानने वाले कितने? मात्र 22 लोग। कैसे? वह इतना शक्तिशाली अकबर है राजा। अकबर इतना शक्तिशाली है कि प्रत्येक व्यक्ति से अपने धर्म को मनाने के लिए वो बाध्य कर सकता है, लेकिन उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वह जानता है धर्म एक व्यक्तिगत मामला है। हर व्यक्ति अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए उसने अपने धर्म को किसी के ऊपर थोपा नहीं। इसीलिए संख्या मात्र 22 थी दीन ए इलाही धर्म को मानने वाले की। हिंदू में केवल बीरबल ही था जो दीन ए इलाही धर्म को मानता था। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक, छोटा मोटा राजा, तुगलक सल्तनत काल का है, विद्वान, लेकिन क्यों असफल रहा आइए जानते हैं। देखिए, इसकी पहली योजना दोआब में कर वृद्धि करता है। इसको मैं लिख देता हूं। इनकी योजना, एमबीटी की योजना देखिए, आप सुनते रहिए, मजा आएगा सुनते सुनते, और सुनते सुनते याद हो जाएगा और मेंस प्री दोनों का काम हो जाएगा। देखिए, दोआब क्षेत्र है, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि बोला गया है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जो दोआब क्षेत्र है उसमें कहा कि चलो भाई, इस साल कर को बढ़ाकर 50% कर दिया जाए। उपज का, अनाज की उपज का 50% कर दिया गया। अब इन्होंने जो कर लगाया है, देखना चाहिए ना इनको कि किस समय इन्होंने कर लगा दिया। उस समय अकाल पड़ गया था। अकाल के समय महाराज ने 50% कर बढ़ा दिया गया, तो किसान कैसे दे पाएगा भाई? किसान के पास तो उस समय अनाज ही नहीं है। सरकार को उस समय उनको व्यवस्था करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। नहीं, इन्होंने कर वृद्धि कर दी और वसूल करने के लिए भी काफी प्रयत्न किए। बाद में जाकर इन्होंने अकाल राहत संहिता का निर्माण किया और बहुत से तकाबी ऋण किसानों को दिया जाता है, जिसे सोनधर कहा जाता है। तकाबी ऋण भी दिया इन्होंने बाद में, अभी नहीं। पहले तो इन्होंने दुआ में क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी 50%। 50% ज्यादा होता है भैया। आप अनाज मान लो 1 कुंटल पैदा कर रहे हो, तो आपको 50 किलो अपने पास रखना है और 50 किलो सरकार को दे देना है। तो भाई देखो, किसान आदमी अपना पूरा परिवार चलाएगा, उससे भाई खाएगा भी और उसी अनाज को बेचकर अन्य वस्तु भी प्राप्त करेगा। आप 50% कर लोगे तो किसान मर नहीं जाएगा? ऐसा ही अंग्रेज करते थे। अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। उन्होंने
महलवाड़ी व्यवस्था लागू की, उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। तीनों शोषणकारी थी। ये जो 50% दिख रहा है, स्थायी बंदोबस्त में किसान और अंग्रेजों के बीच, जो अंग्रेज है, शासक है, उसके बीच, किसान के बीच में एक मीडिएटर, बिचौलिए को बैठा दिया गया। वह बिचौलिया क्या काम करता था? ना तो वो अनाज का उत्पादन करता था, ना वो सरकार था। तो उसका काम क्या था? किसानों से सरकार के लिए टैक्स वसूल करने का काम था। वो टैक्स वसूल करके सरकार को दे देती थी और उससे 1/11%, 1/11 भाग उसे कमीशन मिलता था, उस दलाल को। ये तो यहां तक तो अच्छा है। कमी क्या थी? कमी ये थी कि जो दलाल है, किसान से कितना वसूल करेगा ये सरकार ने निर्धारित ही नहीं किया। कहो तो पूरा जितना अनाज हुआ पूरा ले आए, कहो तो 50% लेकर, कहो तो 60% अनाज लेकर आ जाए। मतलब शोषण का बहुत बड़ा हथियार बना दिया जमींदार वर्ग। जो बीच का बिचौलिया, उसे जमींदार वर्ग कहा जाता था। वहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमींदार वर्ग को हटा दिया गया। जमींदार को हटा के क्या किया गया? सीधे किसान सरकार को टैक्स दो। किसान खुश, अरे वाह, जमींदार नहीं है, अब शोषण नहीं होगा। लेकिन यहां पर टैक्स 50%, कहीं 60% ऐसा कर दिया गया। और यह भी नहीं देखा गया कि भाई जमीन कैसी है, उपजाऊ जमीन है कि बंजर जमीन है, आपको देना पड़ेगा टैक्स, चाहे उपजाऊ हो चाहे ना हो। वहीं महलवाड़ी व्यवस्था मिली जुली व्यवस्था कही जाती है। मतलब एक गांव में पूरा जो गांव का एक आदमी गांव के लोगों से टैक्स वसूल करेगा, एक इस रूप में, और सीधे भी किसान भी देगा, इस रूप में महलवाड़ी व्यवस्था ऐसी थी। तो तीनों व्यवस्थाएं शोषणकारी थी। किसान का केवल शोषण हुआ और वह सूद महाजन के चंगुल में फंस गया, क्योंकि उसे टैक्स देना है, टैक्स नहीं देगा तो भाई उसे दंड मिलेगा। तो वो सूद महाजन के पास जाकर अपनी जमीन को गिरवी रखकर, कुछ गिरवी रखकर, या फिर उधार लेता था, और उधार चुकाते चुकाते उसके चप्पल घिस जाते थे, वो मर गया। फिर उसकी अगली पीढ़ी, उसका बच्चा उधार चुकाते चुकाते मर जाता था। और या फिर पूरा परिवार मान लो मर गया, कोई बचा नहीं तो पड़ोसी देता था। हाँ सही, पड़ोसी से वसूल करते थे, ये था। तो ऐसी शोषण व्यवस्था थी अंग्रेजों के समय। हम बात कर रहे हैं एमबीटी के समय। एमबीटी वाले ने कितना 50% कर वृद्धि कर दी गई उस समय, जब उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया था। किसी क्षेत्र में वृद्धि के लिए भाई साहब एमबीटी ने, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने थोड़ा सा काम किया था। इनका कार्यकाल 1325 से 1351 लगभग इतना ही है। देख लीजिएगा, मिलान करिए, कमेंट करके बताइएगा क्या ये कार्यकाल सही है। 1325 से 1351 तक का कमेंट कीजिएगा। कृषि विभाग की स्थापना की थी, जिसका नाम था, लिखिए, दीवान ए अमीर कोही। ये प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि दीवान ए अमीर कोही क्या है। ये है कृषि विभाग। कृषि विभाग ने कुछ सलाह दी थी, जैसे कि फसलों का सस्यावर्तन किया जाए, मतलब बदल बदल के फसल लगाई जाए, इस तरह की बातें इस कृषि विभाग ने की थी। सब शोषणकारी था, कुछ था नहीं यहाँ पे। तो सल्तनत काल में पहली योजना दोआब में कर वृद्धि कर दी गई है एमबीटी के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, जो कि शोषणकारी थी। कोई फायदा नहीं हुआ किसानों को, हर आदमी शोषण ही करना चाहता है। दूसरा, राजधानी परिवर्तन। अब दिल्ली में बैठा हुआ सल्तनत काल का राजा एमबीटी विचार करता कि चलो यार राजधानी परिवर्तन किया जाए, क्योंकि दिल्ली बहुत उत्तर में है और ठंडी वंडी ज्यादा पड़ती है। तो चला जाए दौलताबाद, चला जाए दक्षिण की तरफ चला जाए, और दक्षिण में केंद्र है, भारत का केंद्र बिंदु, सब जगह नियंत्रण भी रखा जाएगा, और दक्षिण भारत में अपनी मुस्लिम संस्कृति को भी बढ़ाया जाएगा, और दक्षिण भारत में हो रहे विद्रोहों को भी दबाया जाएगा। इस तरह का उसने विचार किया। हाँ, ये विचार तो सही है भाई, विचार सही है। राजधानी परिवर्तन का निर्णय ले लिया गया। दिल्ली से, कहां से?
दिल्ली उत्तर में था, दौलताबाद दक्षिण में केंद्र की तरफ था। ठीक है, तो योजना अच्छी है। क्या? दिल्ली केंद्र में उत्तर में था, केंद्र में अपनी सत्ता स्थापित करना, वहीं दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति का विस्तार करना, दक्षिण में हो रहे विद्रोह को दमन करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन किया, दिल्ली से दौलताबाद। अब इसमें क्या इसने गलती की, यह बात देखिए। दिल्ली के सभी लोगों को आदेश दिया, चलो भैया सबको खाली करना है, राजा चलेगा और प्रजा भी चलेंगे, सब चलेंगे, कोई नहीं बचेगा, कुत्ता बिल्ली सब जाएंगे। तो सबको आदेश दिया गया, सब लोग अपना माल ढो के लेकर जा रहे हैं, कोई बैलगाड़ी में जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है। पहुंचते पहुंचते रास्ते में बहुत से लोग मर गए, है ना, बहुत से लोग पहुंच नहीं पाए। तो ऐसा भी कहा जाता है कुत्ते बिल्लियों को भी लेकर जाया गया। बरनी और बदायूं, बरनी जैसे लोग कहते हैं कि एक लंगड़ा जो चल नहीं पा रहा था, उसको एक प्रक्षेपक माने गुलेल, बड़ा गुलेल, छोटा मोटा नहीं, बड़ा गुलेल, उसमें पीछे खींच कर फेंका गया उसको, ऐसा लिखता है बरनी। तो इस तरह इंप्लीमेंट किया गया, भैया सब चलना है, आप अपना राज लेकर जाओ ना, अपना वहां से शासन करो, प्रजा को क्यों परेशान कर रहे हो। लेकिन इन्होंने प्रजा को परेशान किया, प्रजा को भी बोला भाई सब चलना है तो चलना है। प्रजा पहुंचते पहुंचते आधी तो मर गई, कुछ लोग भूख से मर गए, इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, तो ये राजधानी परिवर्तन उसका बेकार रहा। आइए तीसरा देखते हैं, सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी इन्होंने योजना निकाली, एमबीटी महोदय ने, विद्वान व्यक्ति है, निकालेगा ही। तो सांकेतिक मुद्रा इन्होंने निकाली, चलो भाई एक नई मुद्रा छापी जाए, क्योंकि चांदी वांदी की कमी है, चांदी की कमी हो रही है, नई मुद्रा निकाली जाए। और सेना का भार भी बढ़ रहा है ना, धन का अभाव भी है, और यहाँ चीन और ईरान जैसे लोग भी सांकेतिक मुद्रा चला रहे हैं, हमें भी भाई प्रयोग करना चाहिए। तो एमबीटी महोदय ने ऐसा विचार किया, अब विचार बहुत अच्छा है, सांकेतिक मुद्रा। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचार मतलब निकालने का उद्देश्य हमने बता दिया मजाक में, फिर से सुन लीजिए। धन का अभाव है ना, विशाल सेना का भरण पोषण के लिए, उनको वेतन देने के लिए, है ना, तो और विदेशी जो अनुभव है, जैसे ईरान में भी सांकेतिक मुद्रा चल रही है, चीन में चल रही है, तो इस तरह उनको अनुभव भी हुआ कि हाँ विदेश में चल रही तो हम भी चला सकते हैं। तो ऐसी मुद्रा इन्होंने जारी करना चालू कर दी, चांदी के अलावा, वो पीतल की थी। अब इन्होंने अपनी मुद्रा तो बनाई, लेकिन उसमें कुछ विशेष चिन्ह का प्रयोग नहीं किया। तो ऐसे में हर घर में टकसाल, छापा खाना, लोग खुद छापने लग गए, हर घर में चांदी वो सॉरी चांदी नहीं, जो मुद्रा इन्होंने छाप रहे थे, जिस धातु का बना था, वो हर घर में बनने लग गई। और लोग क्या कर रहे थे पता है, उस मुद्रा को बाजार में डाल दे रहे थे, प्रचलन में ला दे रहे थे, और चांदी जो थी वो स्टोर कर रहे थे। चांदी की अब कमी हो गई, और जो मुद्रा थी सरकार द्वारा चालू की थी एमबीटी महोदय द्वारा, वो हर घर में बन रही है। तो ये योजना इसलिए असफल हो गई। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा। अब थोड़ा सा इनके कुछ अभियान हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। अभियान है खुरासान योजना, सॉरी खुरासान योजना, मतलब इराक अभियान। देखिए राइटिंग थोड़ा सा खराब है, लेकिन 3,70,000 लोगों को, सैनिकों को सेना में भर्ती किया गया। और जो सेना का सैन्य विभाग था, उसमें 3,70,000 लोगों को भर्ती किया गया। किस लिए? खुरासान इराक अभियान के लिए। इराक का जो अबू सईद व्यक्ति था, उस व्यक्ति वहां पर आक्रमण करने के लिए इन्होंने 2 लोगों से और मंत्रणा की कि हाँ भाई चलो भाई, तुम मेरे मित्र और तुम मेरे मित्र मिलकर हम लोग चलो खुरासान योजना, इराक पर आक्रमण करके
अबू सईद को हटा देते हैं, उसको मार के उसको कब्जा कर लेते हैं, इस तरह की योजना बनाई गई। हाँ भाई चलो 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 सैनिकों की भर्ती करो, क्योंकि भाई बहुत बड़ी योजना है। 3,70,000 सैनिकों की भर्ती कर दी गई, उनको वेतन दिया गया, जो राजकोष था खाली कर दिया गया। बाद में इनके दो जो फ्रेंड रहे वो कहें भैया यार लग रहा है कि हम लोग हार जाएंगे, हम लोग अपना हाथ छोड़ते हैं, रहने दो यार। तो ये योजना ऐसे ही फिर छोड़नी पड़ गई। तो नुकसान क्या हुआ, इतने लाख सैनिकों का भरण पोषण, उनका वेतन व्यवस्था करनी पड़ गई, राजकोष खाली हो गया। जिस राजा को प्रजा की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए था, वो लड़ाई के चक्कर में अपने धन को व्यर्थ गवा रहा है। कैसा बेकार राजा है। अगला देखिए, कराचिल योजना। कराचिल योजना, तो ये योजना, ये कुमायूं हिमालय की तरफ, मतलब उत्तराखंड की तरफ कुमायूं का क्षेत्र है कराजिल। इसमें अभियान इन्होंने चलाने की योजना बनाई थी, सैनिकों को भेजा, खूब हजारों सैनिकों को, जाओ इस योजना को सफल करो। अब पहाड़ी इलाकों में सैनिक जाएगा लड़ने के लिए, वो तो मैदानी क्षेत्र में लड़ने के लिए अभ्यस्त था ना। अब पहाड़ी क्षेत्रों में जाओगे और घोड़े लेकर जाओगे, सामान लेकर जाओगे, तो बहुत से लोग तो मर ही जाएंगे। यहां हजारों सैनिक गए योजना के लिए, लेकिन बचा क्या। इतिहासकार कहते हैं कहीं 10 सैनिक बचे, कोई इतिहासकार कहते हैं कहीं 3 सैनिक बचे मात्र, जितने भेजे गए थे 10 या 3 सैनिक बचे, इतिहासकारों का कहना है ये। तो ये जो योजनाएं हैं इनकी असफल हुई। दक्षिण में इन योजनाओं की असफल होने से धन अभाव हो गया। एनबीटी का शासनकाल में दक्षिण भारत में खूब विद्रोह हुए, 27 विद्रोह हुए। इसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कुल 34 विद्रोह हुए थे। कितने? 34 विद्रोह, जिसमें से 27 विद्रोह तो आपके किसमें हुए थे? दक्षिण भारत में हुए थे। एनबीटी के शासनकाल में एक मोरक्को देश नाम पता है आप लोग को? मोरक्को देश का एक यात्री आया था, जिसे बोलते हैं इबन बतूता 1333 में भारत आता है एनबीटी के शासनकाल में। और इस इबन बतूता विदेशी आदमी को मुख्य काजी नियुक्त कर दिया जाता है, काजी धार्मिक पद दे दिया जाता है। तो आपने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को देखा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग शासनकाल है इसका। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।